जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द्विज कंसेप्ट में। हम हमारे अतीत नाम की इस सीरीज में एनसीईआरटीज पढ़ रहे थे, जिसमें हम 6 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की पढ़ रहे थे। हमारा पहला अध्याय खत्म हो गया है। अब हम अपने दूसरे चैप्टर की तरफ हैं। आप देख लीजिए एक बार, ताकि आपको लगे कि आपको आपकी एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। तो इस चैप्टर का क्या नाम है? आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। आपने देख लिया अपने इस चैप्टर को ध्यान से। हम इसे अब आगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे जो आरंभिक मानव थे, वो आखेटक से, एक शिकारी से, एक भोजन को संग्रह संग्रह करने वाले से, वो कैसे किसान बन गए और कैसे उन्होंने खुद का भोजन उत्पादन करना, अपना भोजन उत्पादन करने का क्या मतलब। हम आज भी अपने भोजन को क्या करते हैं? आज अपना भोजन पाना कोई बड़ी समस्या नहीं है। वैराइटीज हैं। जैसे कहा जाता है ना कि रोटी कपड़ा और मकान हमारी बिल्कुल बेसिक नीड है, वैसे ही समय भी हुआ करती थी। तो जो मानव प्रकृति के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड था, मतलब उसे जो प्रकृति देती थी, वो उसी से अपना भोजन ग्रहण करता था। जैसे कि और अगर उन्हें कोई शिकारी के रूप में, आखेटक के रूप में, जो वन के पशु घूमा करते थे, वो उनका आखेट करते थे और अपना भोजन ग्रहण करते थे। जो भी कुछ रास्ते में मिला, कि वो बटोरते चलते, पौधों को, फूल को, पत्तियों को, जो उनके खाने के योग्य हुआ करती थी, उसको वो अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। धीरे धीरे इस समय पर मछलियों को भी भोजन के रूप में उन लोगों ने एक तरीके से प्राप्त करना सीख लिया। तो हम चलते हैं अपनी चैप्टर की तरफ और चर्चा करते हैं। चलिए। मैंने आपको आपका फर्स्ट पेज इसलिए दिखाया ताकि आपके दिमाग में रहे कि आप क्या पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं एक ऐसा सफर जिसको व्यक्ति ने बहुत सालों में तय किया। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, आखेटक से वो पर है का पादक का। पादक का यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं, ग्राहक अपने भोजन को इकट्ठा करना प्रकृति के माध्यम से। अब इसमें बीच में जो ये सफर है, जो जो उन्होंने इतना लंबा रास्ता तय किया, उसको हम कैसे, इनको हम अलग कैसे करें, मतलब संग्राहक से लेकर के उत्पादक तक वो पहुंचे कैसे। ऐसा बीच में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उन्हें भोजन का खुद ही उत्पादन करना पड़ा, या फिर उन्होंने कर लिया। के लिए आप यहाँ पर एक लिखिए, बैरियर। क्या? जलवायु। क्लाइमेट। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, जो आज भी हो रहा है। तो अब हम यहाँ से चर्चा करना शुरू करेंगे और हम यहाँ तक आएंगे, उत्पादन तक। तो आज हम आखेटक और संग्राहक को ही देखेंगे। चलिए देखते हैं इनका जीवन कैसा था। मैंने आपको आपके फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा एक भूमिका के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बताया था, और ये भी कहा था कि जो पहला हमारा चैप्टर है, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, जिस पर पूरा आपका इतिहास टिका हुआ है, खासकर ये वाली एनसीईआरटी 6 क्लास। तो चलते हैं आगे। अब आपको पूरा ध्यान यहाँ पर अपना इकट्ठा करना है, पूरा ध्यान आप यहाँ देखिए क्या परिवर्तन हो। हम किसकी बात कर रहे हैं? आरंभिक मानव की।
आरंभिक मानव की बात कर रहे हैं। अब उनके जीवन में क्या हो रहा है? सबसे पहले तो ये हम जान लें कि घूमने का क्या कारण था? इधर-उधर भटकने का, घूमने का क्या कारण था? इधर-उधर के कारण। देखिए, आप चाहें तो अपने नोट्स को बना भी सकते हैं। में आप अगर किसी पैराग्राफ को एक फिगर में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमें आसानी से लंबे समय तक याद भी रहता है और हमने यही प्रयास किया है। तो इनके कारण क्या है, इस पर ध्यान देना है। क्या कारण है? पहला कारण तो ये था कि ये आखेटक, ये शिकारी, ये भोजन को संग्रह करने वाले, इनका क्या है कि अगर ये लंबे समय तक एक ही स्थान पर रह गए, तो उस स्थान के पूरे जानवर, पेड़-पौधे, फल, जो भी इनको प्रकृति देती है, वो खत्म कर सकते थे। वहाँ का भी तरीके से आप ये कहिए कि सफाया हो जाता। फिर क्या होता? और उतनी समझ उनके अंदर थी, हमें एक समय तक एक ही सीज़न में, मौसम में एक जगह रहना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, ताकि जब तक हम यहाँ वापस आएँ तो यहाँ फिर हरा-भरा हो जाए और हमारा भोजन हमें फिर से मिल। अगर हम प्रकृति के संपर्क में रहते हैं, तो हमें प्रकृति के नियम कानून थोड़े-थोड़े समझ आने लगते हैं। तो उन्होंने इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। उन्हें कोई बताने नहीं आया था, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। फिर अब पहला उनका कारण क्या था कि वो एक जगह अगर टिक कर रहते, तो वहाँ का सब कुछ भोजन समाप्त हो जाता। इसलिए वो घूमते थे। तो आप चाहें, तो इसे लिख भी सकते हैं। एक स्थान का एक स्थान के भोजन को पाने के लिए आने के लिए क्या करते? ये स्वाभाविक सी बात है। आपने देखा होगा कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता है कि जहाँ पर व्यापार के लिए वाणिज्यिक रूप से वहाँ अगर जानवरों को पाला जाता है, तो क्या होता है? उसके लिए बाड़े बना दिए जाते हैं। बहुत बड़ी भूमि पर बाड़ों को बहुत ज़्यादा हिस्सों में बाँट दिया जाता है। से अगर मान लीजिए कि 50 हिस्सों में बाँट दिया गया, तो सारे जो जानवर होते हैं, उनको एक बार में वो सब पूरे क्षेत्र में एंट्री नहीं करा देते। एक-एक करके उन्हें आगे बढ़ाते जाते हैं, ताकि पहले से 50वें और फिर 50वें से पहले तक जब वो वापस आएँ, तो वो भूमि हरी-भरी हो जाए। और यही काम समय के आरंभिक मानवों ने किया। हम पहले एक स्थान पर रहें, वहाँ के भोजन का उपयोग करें, फिर आगे बढ़ें ताकि वो प्रकृति फिर से वापस से अपने आप को की अवस्था में ला सके। जैसा कि हम आज नहीं कर रहे हैं, हम आज प्रकृति के बिल्कुल का दोहन करने के पीछे और उन्हें पनपने का मौका भी नहीं देते हैं। तो प्रकृति तो अपना हिसाब बराबर कर ही लेती है फिर भूकंप और बाढ़ के रूप। ये समझ हमारे आरंभिक मानवों को। अब इसका अगला क्या कारण था उनके का? दूसरा कारण था कि जो शिकार थे, शिकार स्वयं में भी घूमते थे। शिकार स्वयं घूम अब आप खुद सोचिए, उस वक़्त आखेटक के रूप में वो जानवरों का शिकार करते थे और जो जानवर थे, उनको अपना शिकार करना होता था। तो अगर आप इसे बहुत ही सरल उदाहरण से कोई हिरन है, वो आगे भाग रहा है, इधर-उधर मूवमेंट कर रहा है और उसके पीछे कोई ऐसा जानवर घूम रहा है, जैसे भेड़िया मान लीजिए, वो घूम रहा है, उसे हिरन को खाना है।
तो अब जो मानव है वो किसके पीछे घूमेगा? वो तो दोनों के पीछे घूमेगा। तो इसकी वजह से क्या होता था, मूवमेंट लगातार चलता रहता। अब इसमें डिपेंड करता है, तो जानवर हैं उनका शिकार प्रारंभिक मानव भी बन सकते थे। तो इसीलिए वो दोनों ही एक दूसरे की तलाश में इधर-उधर घूम, और ये घूमने का कारण भी एक उनमें से था। अब हम चलते हैं कि उसका अगला कारण क्या था? जल की तलाश। जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि हम हमेशा से नदियों के किनारे रहते आए हैं। नदी हो, झील हो, झरने हो, उनके किनारे हम रहते आए हैं। वैसे ही तब के भी मानव थे। अब ऐसा नहीं था कि वो भटकते रहते थे, वो भी तो गुफाओं में रहते थे, क्योंकि मौसम वक़्त भी गर्मी, जाड़ा, बरसात होती। तो अपनी रक्षा के लिए वो भी वहाँ पर आश्रय लेते थे। तो उनके जो स्रोत हुआ करते थे रहने के, वो कहाँ होते थे? नदियों के किनारे। जैसे कि आपने देखा होगा भीमबेटका की गुफाएँ। हम आपको जब ये लेक्चर खत्म होगा तो हम आपको मैप में दिखाएँगे। वहाँ पर क्या होता था, उनके रहने का हमें एक तरीके से साक्ष्य मिला है कि वो वहाँ रहते थे। क्योंकि उन्होंने चित्रकारी करी, और रहते-रहते उन्होंने क्या किया कि छोटी-छोटी आकृतियाँ बनाई। इससे क्या हुआ कि ये पता चलता है कि शिकार करते हुए, कभी भोजन को खाते हुए, इस तरीके की उन्होंने आकृतियाँ वहाँ पर बनाई, जो कि आज हमारी कला यानी कि आर्ट एंड कल्चर में एक महत्वपूर्ण धरोहर है। ये क्या है? उनके होने का साक्ष्य। इससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या करते थे। जो भी वो करते रहे होंगे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों बनाया, ये हमें नहीं पता। लेकिन ऐसा बनाते हुए उनका साक्ष्य हमें प्रमाण में मिला हुआ। अब जल का क्या है कि नदियों के किनारे रहते थे, झरनों के किनारे रहते थे, झीलों के किनारे रहते थे। उन्हें ये पता होता था। अब आज भी देखिए नदियाँ ऐसी हैं, मैंने आपको बताया कि मैं सैर-सपाटा में आपको भारत की नदियाँ बता रही हूँ। तो उसमें क्या है, कभी-कभी नदियाँ वर्षा पर डिपेंड करती थी, बारिश पर। में जब बरसात होती तो पानी भर जाता, नहीं जाती। लेकिन इसका कारण हमारे आरंभिक मानव को नहीं पता था। उन्हें नहीं मालूम था कि बारिश क्यों होती और कब होगी, तो इसका सिर्फ़ वो अनुमान लगाते थे। लेकिन जहाँ पर चुनौती अपन की रक्षा करने की, वहाँ अब भूख है, प्यास है, इसी की तो खोज करते थे वो। तो उसके लिए वो लग फिर आगे यात्रा अपनी जारी रखते थे। इधर-उधर भटकते रहते थे, घूमते रहते थे, अपने जो स्थान थे उनको बदलते रहते थे। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि वो कहीं पर टिक कर नहीं रहते थे। थोड़ा इस गुफ़ा में रह लिए, फिर आगे चले, कहीं और कोई गुफ़ा मिली, वहाँ रहे। नर्मदा नदी के तट तट पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं में हमें इनके होने का साक्ष्य मिला। अब जल की तलाश को मैंने आपको बताया, और अब एक और कारण है उनके, वो क्या है कि जो पौधे थे, पौधे हो गए या फिर जो फल हो गए, के पकने का पकने का जो समय होता था वो भी अलग-अलग होता, पकने। ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको ये चैप्टर समझ आसानी का। यहाँ पर क्या है, जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, जो फल दे रहे हैं या पत्तियाँ दे रहे हैं, जिनको वो भोजन में का प्रयोग करते हैं, ना तो उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा ऑब्ज़र्व करते हुए कि कब, जैसे आज आप देखिए आम है, उसका एक मौसम है, वो जाड़े में नहीं होता, वो गर्मियों में ही होता है। ऐसे-ऐसे मटर है, वो जाड़े में होता है, गर्मी में नहीं होता। आज भले हम अपनी खेती व्यवस्था को, कृषि व्यवस्था को रबी और खरीफ में आज हम जानते हैं कि कौन-सी फसलें हैं, लेकिन तब उन्हें पता था। तो वो अपने अंदाज़े से ही समझ जाते थे कि कौन-सा का फलों का पकने का समय कौन-सा। तो वो उस समय वहाँ पर पहुँचने के लिए घूमते थे। ये भी एक कारण हुआ इधर-उधर भटकने का, घूमने का कारण। अब
घूमने को बार-बार इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है कि अगर वो घूमते हुए किसी एक जगह पर टिकेंगे नहीं, रहेंगे नहीं, वहाँ ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे कि अब उनको रहना चाहिए, तो हम कैसे पहुँचेंगे उत्पादक तक? अभी तो वो आखेट ही कर रहे हैं। फिर अब इसके बाद आप देखिए, अब आगे क्या होता है? एक और कारण है, अपने रिश्तेदारों से प्यार और मित्र। आज भी हम अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से मिलने के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? अगर हमें उनके घर जाना हो या कहीं वो दूसरी जगह रहते हों, तब हम भी तो यात्रा करते हैं। हमें पता होता है कि हमें कहाँ जाना है। तो वैसे ही भले वो झुंड में रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी सच है कि उनकी कोई विकसित भाषा नहीं थी, लेकिन फिर भी ये अपने रिश्तेदार तो हुआ ही करते थे, जिनसे वो कभी-कभी मिलने के लिए यहाँ से वहाँ यात्रा करते रहते। तो मैंने आपको आरंभिक मानव में क्या बताया? देख लीजिए, इधर-उधर घूमने के कारण, ठीक है? आरंभिक मानव। अभी हम संग्राहक के पास हैं। उत्पादक तक पहुँचने के लिए हमें जलवायु परिवर्तन पार करना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, इनकी हमें जानकारी कैसे मिली? आरंभिक मानव की जानकारी कैसे मिली? कैसे मिली? इनकी हमें जानकारी कैसे मिलती है? पत्थरों की वजह, औज़ारों की वजह। मतलब ये जहाँ भी रहते थे, कहीं भी रहने नहीं चले जाते थे। पहला तो यही था कि भोजन होना चाहिए, वहाँ पर जल होना चाहिए और पत्थर भी होने चाहिए। जिन हिंसक जानवरों का ये आखेट करते थे, के पास जाके उनके दाँत थोड़े गिनने लगते थे। इतना साहस कि अपने से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा बड़े जानवरों का आखेट करने के लिए मजबूत हथियार चाहिए। तो वो इनका प्रयोग करते थे कैसे? पत्थर है, हड्डी है, लकड़ी है, से वो हथियार बनाते थे। तो ये हमेशा उन स्थानों की खोज में रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर पाए जाएँ। तो आप देखेंगे जब हम आपको आगे मानचित्र में दिखाएँगे कि जिन गुफ़ाओं में ये रहते थे उसके आस-पास जो है जैसे विंध्यान रेंज था और क्या कहते हैं आपको मैंने बताया था कि कश्मीर के पास भी एरिया है और आगे तुंगभद्रा नदी के पास भी के साक्ष्य मिले। तो वहाँ के जो पत्थर होते थे ये उसको उठा लेते थे और उनको गीला करके थोड़ा पैना करके उनसे हथियार बनाने का प्रयास करते और उन्हीं हथियारों को वो 2 तरीके से यूज़, पहले तो क्या है कि भोजन के लिए, दूसरा वस्त्र के लिए। ये बात सत्य है कि तो प्रॉपर एक कपड़ा है, उसको बनाने की कला सिंधु घाटी सभ्यता में हमें दिखाई देती है। लेकिन इसके पहले क्या आरंभिक मानव क्या करते थे? वो वस्त्र का क्या करते थे? छालों को तोड़ते थे, पत्तियों से अपना वस्त्र बना लेते थे और जानवरों की खाल को डाल कर अब ठंड का मौसम आएगा तो वो क्या करेंगे अपने के लिए वो उन खालों का प्रयोग करते। तो एक तो हथियार की तरह यूज़ किया, अपने तन को ढकने के लिए वस्त्र के रूप में उपयोग किया हथियारों का। आगे आप देखेंगे कि ये जो हथियार है ना, अब जैसे आपको अगर मैं उदाहरण दूँ कि अगर आज उनके जो मैंने कहा था आपसे कि हम अपने पूर्वजों के कंधे पर सवार हैं, ये कैसे पता चला? अब आप अपने पास देखेंगे तो आपको हथौड़ी दिखेगी, ठीक है? और कृषि करते वक़्त कुछ औज़ार होते हैं जिनसे हम खोदने का काम करते हैं। इससे क्या है कि वो उन्हीं का विकसित रूप, उन्होंने कहते हैं कि पहली मिसाइल कब बनी? जब आरंभिक मानव ने पत्थर को खींचकर मारा, फेंक कर मारा। फेंक कर मारने से क्या है आगे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जिनको हम फेंक कर मारने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये उन्हें भी पता था कि इन हथियारों से हम मारेंगे तो
लग जाएगी। इससे क्या होगा, जल्दी वो ये नहीं है कि ऑन द स्पॉट मतलब वो उनकी डेथ हो जाएगी जानवरों की, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इतने घायल तो हो ही जाते थे, जिससे उन्हें वो भोजन के रूप में उनका प्रयोग कर सकें। तो जानकारी इनकी कैसे मिली? और जिन पत्थरों का ये इस्तेमाल करते थे जिस स्थान पर, उद्योग स्थल कहा जाता था। जैसे आज भी आप देखेंगे बड़े-बड़े ऐसे नगर हैं जिनको है सिर्फ़ अपने उद्योग के लिए ही जाने जाते हैं। मतलब एक तरीके से वहाँ ऐसा उद्योग किया जाता है कि वो जगह फ़ेमस हो गई और लोग वहाँ पर वही उद्योग करने जाते हैं। तो समय भी उन्हें उद्योग ही कहा जाता था, जहाँ पर पत्थरों के ढेर पाए गए। और दूसरी बात ये भी है कि हमें कैसे पता चला, जो हमारे मैंने आपको बताया था जो हमारे पुरातत्वविद हैं, वो क्या करते हैं, खोज करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं और बताते हैं। तो हड्डियाँ और लकड़ी तो समय के साथ-साथ हड्डी तो फिर भी लकड़ी तो खराब हो गई हो, तो उन्हें कैसे पता चला? पत्थरों का इस्तेमाल करके जो अच्छे औज़ार बन जाते, उसको अपने साथ ले जाते, जो नहीं बन जाते उन्हें वहीं छोड़, लेकिन कि वैसे वाले प्राकृतिक पत्थर और उनको तरीके से आपने किसी सांचे में ढालने का प्रयास किया हो, लेकिन वो सफल ना हुआ, फिर भी उसे पता लग जाता था कि इसका किसी ने प्रयोग किया था हथियार बनाने। वो उसने वहीं छोड़कर चले गए और समय के साथ कहीं नदियों में, कहीं ज़मीन के नीचे वो दब गए और हमें ऐसा अब प्राप्त हुए तो हमने ये समझा, वो उनके उद्योग किया का स्थान रहा हो। तो आपको मैंने बताया कि वो कहाँ-कहाँ रहते थे, मतलब हमें कैसी जानकारी मिली। अब आगे चलते हैं। अब आप देखिए, मैंने बता दिया रहने के स्थान के लिए, आप चाहें तो अलग पॉइंट बना सकते हैं रहने के स्थान इनके। अलग से बनाने से क्या होगा कि आपके दिमाग में बनी रहेंगी पहले से। रहने के स्थान मैंने बताया या और पत्थर, ये बिल्कुल ज़रूरी था। आगे चलते हैं। अब हमारा इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमने आपसे कहा कि कोई कैसा भी हो, अगर उसने हमारे जीवन को विकसित बनाने में थोड़ा भी योगदान दिया हो तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण। और फिर इन्होंने तो हमें बहुत बड़ी भेंट दी। मैंने आपको पहले अध्याय के इंट्रोडक्शन में बताया भी था। तो आज अभी यहाँ पर उसकी चर्चा करनी ज़रूरी है। चैप्टर में उसका नाम दिया। उसका योगदान क्या था? आग की खोज। आग की आपने देखा कि कैसे आखेटक अपने गुफाओं से इधर-उधर घूमते हुए विचरण कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या कहा? क्या दिया हमें? आग की खोज कर। समय चूँकि वो एक जगह रहते नहीं थे और उन्हें अभी भोजन को का उत्पादन करना नहीं आया था। तो आग उनके किस काम आ सकती है? या आप खुद ही सोचिए। तो ये रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। किस काम आ सकती है? जब वो जंगल में रह रहे हैं, तो रात में रोशनी के काम आएगी और पहले क्या है कि दिन भर घूमते रहे, लेकिन रात में एक जगह रहना पड़ा। इसके लिए कोई सुरक्षित स्थान चाहिए। लेकिन अगर आग हाथ में हो, जैसे कि मशाल हाथ में हो, तो हम रात में भी यात्रा कर सकते। भले हम शिकार ना कर सकते, लेकिन अपने लिए एक सुरक्षित स्थान तो ढूँढ। तो आग से क्या किया? अपने को सुरक्षित किया, जंगली जानवरों से। दूसरा काम क्या किया? जो अभी तक ये कच्चा मांस खाते थे, तो अब उसको पका कर खाने लगे। अभी ये बात आप ध्यान रखिए, उनके पास बर्तन-वर्तन नहीं है। ये छोटी-सी चीज़ है, लेकिन यहीं से आपको समझ आएगा कि कैसे हमारा युग बदल रहा है।
वो शिकार करके लाते और उन्हें पकाकर ऐसे ही भूनकर खा लेते। अभी उनको इतना ही उसके लिए काफ़ी था कि अभी तक हम कच्चा खाते थे, अब हम पकाकर खा। आग का उन्होंने ऐसे प्रयोग किया, रोशनी के रूप में और भोजन के रूप में ये किया। अब छोटा-छोटा जंगल-वंगल भी साफ वगैरह किया होगा उन्होंने, लेकिन ये कब इसका इस्तेमाल हमें ज़्यादा कब दिखाई देगा, जब हम जलवायु परिवर्तन का जो ये बैरियर है ना, इस हम पार करेंगे। तो मैंने आपको बताया आखेटक संग्राहक के बारे में, और अब हम देख लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन का क्या है। इसके पहले मैं आपको, चलिए लास्ट में मानचित्र दिखा देंगे। ये देखिए, क्लाइमेट चेंज, इसमें क्या हुआ? वो अलग से लिख लेते हैं कि आखिर इसने ऐसा क्या दिया? जलवायु परिवर्तन, जलवायु बहुत सालों पहले क्या हुआ कि अचानक से गर्मी बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ कि जो बड़े-बड़े पेड़ थे वो धीरे-धीरे समाप्त होने लगे और घास के मैदानों का विस्तार हुआ। जब घास के मैदान बनने लगे तो क्या हुआ? तो घास को खाने वाले जो जानवर थे वो उसके इर्द-गिर्द इकट्ठा होने लगे। मतलब उनकी संख्या बढ़ने लगी। जैसे कि आज भी है, हिरण है, गाय है, ये सब का इनकी संख्या बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि इनके लिए भोजन ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होने लगा। अब क्या हुआ? उस वक़्त तक आरंभिक मानव, मैंने जो बताया कि वो इधर-उधर घूमते हुए यहाँ भी पहुँचे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का जो असर था वो उनके ऊपर भी पड़ा, तो उन्हें भी अब उतनी मात्रा में भोजन नहीं मिलता था। तो अब वो घास के मैदानों पहुँचे, या तो उन्होंने देखा कि, ऐसा देखा होगा कि जो घास के मैदान हैं वो फैलते जा रहे हैं और उन पर जो ये पशु हैं वो डिपेंड होते जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें क्या लगा होगा कि क्यों ना हम अ, इन जानवरों को, मतलब हम इन्हें कुछ ऐसा लोभ दें कि हमारे आसपास पल जाएं, और उसी में क्या हुआ होगा कि कुछ बीज वगैरह गिर गए होंगे, तो अपने आप धीरे-धीरे उनका प्रकृति ने पोषण किया और वो पौधे बन गए। चीज़ को ऑब्ज़र्व किया। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, वो उस वक़्त ही उनकी आवश्यकता थी। अब वो अपने जीवन की शैली को परिवर्तित करें और एक जगह स्थायी रह कर के अपने को वो दोबारा से, मतलब अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत दें, और एक युग परिवर्तन का समय अब आ गया था। तो इस घास के मैदान में, पहले तो आप यही लिख दीजिए, घास के मैदान बढ़ने लगे, घास के मैदान। अभी तक जब मानव किसी भी जानवर के पीछे भटकता था, तो उसके लिए भोजन पाना ही बहुत महत्वपूर्ण हो गया। पर अब क्या हो गया? अब वो उनको ऑब्ज़र्व कर रहा है जो उन घास पर डिपेंड है, जानवरों को भी, और खुद को भी देख रहा है कि उसमें तरह-तरह की प्रकृति के रूप से, मतलब प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे पौधे पैदा हो गए हैं जिसको वो खा सकते हैं, और सिर्फ़ उसका वो उपभोग ही नहीं कर सकते, बल्कि उनको वो उत्पादन भी कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने स्थान पर रहते-रहते सीखा। तो अब क्या है, चूँकि गर्मी बढ़ने लगी है, तो इसके हिसाब से अब उनको ये समझ में आने लगा कि हमें अब मौसम को फिर से ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। गर्मियों के समय क्या होगा, फिर बरसात आएगी, फिर क्या होगा? तो इस जलवायु परिवर्तन ने उन तरीके से बदल दिया। तो अब उनका जो सफ़र था, जो मैंने आपको बताया, तो आखेटक से अब उत्पादन करने की प्रक्रिया में बढ़ने लगे। अब उन आगे आप, जब हम आपको अगले एपिसोड बताएँगे, आप इसे क्लास मत, ये इतिहास है, तो कोई पढ़ा नहीं सकता। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, क्योंकि इतिहास
स्वयं मैंने कहा था वो एक तरीके से हमारे गुरु के बराबर है, बताता है कि कल क्या हुआ था। और हम जो आपको बता रहे हैं इतना सरल भाषा में बता रहे हैं कि इसे आप दिखाई देनी चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि आखेटक जंगल में घूमते थे, तो वो आपको घूमते हुए भी दिखाई देने चाहिए। और आप ये भी सोचिए कि जब उस समय, अब हमने क्या कहा कि इतिहास अपने को दोहराता है, तो हमें यहाँ पर ना थोड़ा सतर्कता की भी ज़रूरत है। वक़्त जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो एक नया, मतलब इंसान क्या हो गया, वो एक एक जगह टिक कर रहने और भोजन उत्पादन करने की प्रक्रिया में पहुँच गया। जलवायु परिवर्तन आज भी हो रहा है, लेकिन ये हमारे लिए कितना सकारात्मक होगा या कितना नकारात्मक होगा, ये तो फिर आने वाला समय ही बताएगा। तो इसीलिए ज़रूरी, जब-जब जलवायु परिवर्तन होता है, बहुत से लोगों में और ख़ासकर जीवन में तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जल स्तर बढ़ रहा है, आप भी देख रहे हैं। तो अब ये इतिहास, ये चैप्टर पढ़ के आप ये समझ कि जलवायु परिवर्तन को रोकना है, तो हमारा उसके लिए क्या योगदान? इतिहास ने आपको समझाया कि नहीं समझाया? ये बताइए। अब हम समझे कि नहीं समझे वो अलग बात। फिर आपने देखा जलवायु परिवर्तन से घास के मैदानों ने एक तरीके की स्कीम छेड़ दिया, मैं कहूँ एक तरीके की क्रांति ला दी उनके जीवन में। अब हम आपको अब वो मैप दिखा देते हैं जहाँ हमने आग की खोज जहाँ पर हुई और जहाँ हमारी भीमबेटका की, आप ये देख लीजिए, ताकि मैप देखने से क्या होता है, ये बहुत हमें लंबे समय तक याद रहती है। देख लीजिए मैप को। देखिए मैंने आपको बताया था ना पत्थर के हथियार, देखिए 2 तरीके के हथियार हैं। इनको अपने आँखों से भी देखते जाइए। अब देखिए ये मैप। यहाँ पर देखिए पुरा पाषाणिक पुरास्थल, ये नाम है। देखिए, मैंने बताया था नर्मदा नदी के तट पर भीमबेटका की गुफा, ये आप देखिए। अब क्या है ना, जो भी मैंने आपको पूरी कहानी बताई, आप चाहें तो इस एक नक्शे में इस कहानी लिख सकते हैं, और अगर चाहें, हाँ, मैंने बताया, आप उसके 10 पेज के नोट्स बना लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड, आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। ये बताया भीम। एक स्थान है तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है। अब देखिए गुफाएं, यहाँ पर आग की खो, ये स्थान कौन सा है जहां हमारे आरंभिक मानव रहते, अभी वो नहीं है, अभी ये संग्राहक हैं, आखेटक हैं, कारी हैं, आदि मानव के रूप में। तो हम आपसे अब अपने अगले अध्याय में मिलेंगे, मतलब अगले एपिसोड में मिलेंगे, में आपको हम ये बताएंगे कि अब मनुष्य कैसे मानव उत्पादक बना, कैसे अपने भोजन का स्वयं उत्पादन किया, उनको भंडारित किया, कैसे उनका संरक्षण किया, चाहे भोजन के रूप में, चाहे बीज के रूप में, कैसे उस बर्तन बनाए, कैसे उसने उसका भोजन पकाने के और उनको रखने के प्रयोग में किया, और पशुओं को कैसे उन्होंने घरेलू बनाया, कैसे पाला। कहते हैं ना कि आज जैसे एक शब्द है बड़ा प्रचलित है, घरेलू, डोमेस्टिक, और खासकर ये महिलाओं के लिए तो बहुत इसका प्रयोग किया जाता है, तो वो तो उन्हें जानती होंगी। कह देते ना जैसे घरेलू महिला, हमें मतलब एक शादी वगैरह के लिए आप जाइए तो कह देते कि हमें घरेलू महिला। घरेलू शब्द का उस समय क्या प्रयोग, ये भी हम आपको बताएंगे कि घरेलू होना का क्या है, डोमेस्टिक आज के सेंस या पहले, आज तो थोड़ा सा निगेटिविटी है काफ़ी। तो चलिए आप पढ़ते रहिए, इस अध्याय को आप यहाँ तक पढ़िएगा। अगर आपको कोई समस्या हो कि आपको कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको इसका जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।